हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक वो जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको बोलते थे हमें आइडियल सॉल्यूशन, और एक वो जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनका नाम क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल नेचर को क्यों शो करता है। तो आप क्या बताओगे कि भी मान लो हमें दो लिक्विड का मिक्सर लेते हैं, ए और बी का। तो जब जितना इंटरेक्शन ए में था और जितना इंटरेक्शन बी में था, अगर इन दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाए, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होने के कारण क्या हो जाएगा? इसमें जितनी वेपर्स बन रही थी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तभी सा क्या नेचर आएगा? नॉन आइडियल नेचर आएगा। तो एक बार हम क्या कर देंगे, इन दोनों लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा कर देंगे इनसे, और एक बार इनमें क्या कर देंगे? अट्रैक्शन कम कर देंगे। एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो तुम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तुमने क्या बोला था कि अगर हम मान लो लिक्विड ए अकेला लेते हैं और इस लिक्विड को गर्म करते जाएं तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना आ जाएगा भाई? पी आ जाएगा। और अगर हम बी लिक्विड को गर्म करें तो बी लिक्विड को गर्म करने पर यहाँ पर कितना प्रेशर आ जाएगा तुम्हारा? पीबी आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मिक्स कर दूं, और मिक्स करने पर इनके बीच में ना कोई रिपल्सन हो ना कोई अट्रैक्शन हो, तो सीधी सी बात है अब भी इस मिक्सर को गर्म करेंगे तो जितनी वेपर्स बी बना रहा था उतनी बनाता रहेगा, मतलब इनके प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आएगा भाई हमारा, वो कितना आएगा? Pa प्लस Pb। ये कौन सा केस हो गया? आइडियल सॉल्यूशन का केस हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल की। अब नॉन आइडियल में क्या होगा कि जी एक बार अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या लगता है आपको कि अगर इन दोनों लिक्विड में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो सीधी सी बात है ये जितनी वेपर्स बना रहे थे उससे क्या बनेंगे? वेपर्स कम बनेंगी। तो अगर कम बनेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रेशर भी क्या आएगा? कम आएगा। तो ये नॉन आइडियल का वो केस हो जाएगा जो क्या करता है? नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि ड्राइव द नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन, तो आपकी पहली लाइन क्या होगी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, और नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब लिक्विड्स के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए। आगे बात सुनने। अब मान लो कोई कह दे कि जी हमें तो उतना ही प्रेशर चाहिए, अब उतना ही प्रेशर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको हीट देना पड़ेगा। और जब तुम इसको हीट दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पर वेपर तो इतनी आ जाएंगी, लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना। तो इस टाइप के मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो तुम HNO3 के अंदर H2O ऐड कर देते हो, तो सीधी सी बात है इन दोनों मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है। अब दोनों ऐड होने के कारण इनमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। इतना आगे समझे। अब बात आती है कि जी अगर अट्रैक्शन ज्यादा करने की बजाय कम कर देते तो कम करने पर देखो क्या होता है। अब यहां पर जितना पहले ना तो अट्रैक्शन था ना ही रिपल्सन था, अब हमने क्या कर दिया? इनके अंदर अट्रैक्शन कम कर दिया, कहने का मतलब रिपल्सन बढ़ा दिया। तो रिपल्सन बढ़ाते क्या होगा? कुछ तो पहले भाग हो रहे हैं, और अब हीट देने के बाद और जल्दी वेपर बनाएंगे, है ना? रिपल्सन होने के कारण पहले ही वेपर की फॉर्म में आने चाहते थे, और अब थोड़ी सी हीट देती क्या हो जाएंगे? वेपर ज्यादा बनाएंगे। अब जितनी ज्यादा वेपर बनाएंगे तो उतना क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आएगा। तो अब की बार ये प्रेशर बढ़ गया ना, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये वो केस है जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, थोड़ा सा टेम्परेचर देती है, अगर मान लो वेपर बनने लगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम आया ना। तो इस तरीके के जो मिक्सर बनते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? कम होता है। यहां तक समझ आएगा। अब बात वही आ जाती है कि जी इनमें अट्रैक्शन कम कैसे हुआ?
तो मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल है इथेनॉल का CH3CH2OH है। अब ये अगर अकेला लिक्विड लेते हैं तो इथेनॉल सबको पता होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। तो इस इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वाटर ऐड कर देते हैं तो ये वाटर इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी ना वो तोड़ देता है। वो तोड़ देता है तो इन मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन कम हो गया। आई बात समझे? तो यहां पर सीधे सीधे क्या बोल दोगे कि जब इंटरेक्शन कम हो जाए, जब इन दोनों मिक्सर को मिलाने पर अगर दो लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाए तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। आगे बात समझे? अब किसी किसी मिक्सर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम मिक्सर को गर्म करते हैं ना तो जो वेपर्स बनेंगी उन वेपर के अंदर कंपोजिशन सेम रहती है। कंपोजिशन सेम मतलब जो लिक्विड यहां पर लिया था हमने वही लिक्विड रहता है। अब अगर मान लो लिक्विड की कंपोजिशन में कोई चेंजमेंट नहीं है, अगर वहां पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो जितना बॉइलिंग पॉइंट था उतना कितना रहेगा उसका, है ना। तो अगर मान लो ऐसे मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, हमें एजियोट्रोप्स। आगे सुनने, एजियोट्रोप वो होते हैं जिन मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर जिन्हों गर्म करने पर वेपर स्टेट में भी उसी कंपोजिशन क्या रहे, सेम। अब ये केस करवाने के बाद इसी तरीके से देखो हमने कहा था कि या तो अट्रैक्शन और बढ़ता है या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इंटरेक्शन कम कैसे होगा भाई, पहले तो दो लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे वो ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन अगर मान लो हम सेम सेम चीजें डाल देते हैं, जैसे कि हेक्सेन में हेप्टेन डाल दिया, बेंजीन में टोल्यूइन डाल दिया, तो वहां पर ना अट्रैक्शन हो रहा ना रिपल्शन हो रहा। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्या भाई, राउट्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि राउट्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो पहले ही बता चुके हैं हमें कि राउट्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि एक तो जो दो लिक्विड ले रहे हैं उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी ओके होगा। और दूसरी बात है जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, अगर मान लो सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं किसी लिक्विड में, तो गर्म करने पर ना तो उसके अंदर डिसोसिएशन होना चाहिए ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। कहीं पता चला कि हमने मिक्सर को गर्म कराया CaCO3 को पानी में डालकर और ये हीट देने पर क्या हो जाएगा, CaO प्लस में CO2 में ब्रेक डाउन हो गया, तो हमारे पास राउट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, राउट्स लॉ एक किस्म से मान लो कि हेनरी लॉ जैसा ही है। राउट्स लॉ में हमने क्या करवाया था कि जो टोटल प्रेशर आता है वो किसके इक्वल था, जितना कि उसका अमाउंट है मल्टीप्लाई में जितना वो प्योर फॉर्म में प्रेशर लगाता है। हेनरी लॉ में क्या था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना उसका अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई जितना हेनरी कांस्टेंट है। तो दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम, P नॉट S, यहां पर क्या ले रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। अब इतना करवाने के बाद हमारे पास जो आता है अगला वाला टॉपिक वो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एग्जांपल कैसे, मान लो हमने दो लिक्विड ले लिए, दोनों बीकर में सेम लेवल तक लिक्विड है। ए में सिर्फ लिक्विड लिया है, पानी लिया है, बी में लिक्विड प्लस कुछ सैंड या फिर मान लो सॉलिड चीज ले ली। अब तुम क्या बताओगे कि वेपर किसकी ज्यादा बनेगी, जो अकेला लिक्विड है। बी की क्या बनेगी, वेपर है, कम बनेगी। कितनी कम बनेगी, जितना जिसके अंदर ये अमाउंट मिलाते हैं, है ना। मतलब जितना अमाउंट मिलाते हैं, ये किसी ने नहीं पूछा कि क्या मिलाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है,
नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनका नाम क्या होता है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बात समझे। तो हम चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। तो जब हम आपको नॉन आइडियल केस करवा रहे थे राउट्स लॉ का, उसमें ये नाम आया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो अभी अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि मान लो तुम्हारे पास दो लिक्विड है, तुमने बताया था कि यहाँ पर बी की वेपर कम बनेगी सॉलिड चीज मिलाने पर, तो इसी को क्या बोलते हैं हमें, वेपर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। मतलब है द डिक्रीजमेंट या फिर द लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड है या सॉलिड बोल दो सीधा, जब हम कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो उस मिक्सर का वेपर प्रेशर कम होना इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। और उस केस से हमें पता चला था कि इसको हम किससे नोट करते हैं, P नोट S माइनस P टोटल अपॉन में P नोट S से नोट कर रहे थे ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट के। ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी क्यों करें। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन ए मॉलिक्यूलर मास के। तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कंपाउंड्स का। तो अगर तुम्हारे पास पूछ ले जी इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ या फिर प्रूव करो कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो तुम क्या कर दोगे कि जी P नॉट S माइनस P टोटल अपॉन में P नॉट S इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो वो किसके इक्वल होगा, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें बता रखा है कि यहां पर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, हम सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूशन फॉर्म में ले लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा डायरेक्टेड सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर देते हैं, हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक लगभग किसके इक्वल आ जाएगा भाई, N1 अपॉन N2। वैसे तो प्रूव तो यहीं पे हो गया था, किसी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे तुम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वो घूम के ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो समझ गए होगे तुम्हें, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। और इतना देगा कि भाई हम सॉल्वेंट मान लो वाटर लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया, कितने वाटर में कितना मास ऐड करने पर डिक्रीजमेंट होता है, तो ये चीजें भी आपको दी गिवन होंगी। तो यहां से तुम क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। यहां तक समझ में आपका, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। इससे अगली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुना होगा, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड स्टेट है गैसियस स्टेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हमें बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट होना, है ना। तो वही वाले दो बीकर लेते हैं अभी, दोनों बीकर में सेम लेवल तक वाटर ले लेते हैं। ए में सिर्फ वाटर अकेला और बी में वाटर प्लस कोई सॉलिड चीज। अब तुमने बताया था कि जी अब वेपर किसकी जल्दी बन रही थी, ए की। तो बी कब बॉयल होगा, जब हम यहां पर टेंपरेचर क्या करें, इंक्रीज करें। तो हो गया ना इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो अगर डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दोगे कि द इंक्रीजमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सर व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। कितना इंक्रीज होगा, अब सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ऐड करने पर मान लो 101 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे नोट करते हैं, हमें डेल्टा टीपी से। कितना आएगा वो, 101 माइनस में 100 ना,
मतलब यहां पर है जितना बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, और माइनस में जितना बॉइलिंग पॉइंट था लिक्विड का इन से प्योर फॉर्म। आगे ऑप्शन में यहां पर टीबी माइनस में टी नॉट है बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, बुक में एक फॉर्मूला और दे रखा है यहां पर है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, तो जी किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी हो तो उसके साथ जो भी टर्म है उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं हम 1, कि जब किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी हम 1 कर दें तो जितना इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट होगा इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगला ऑप्शन में इससे अगले वाली अगर तुम्हारे पास इसकी यूनिट पूछे अगला, तो यूनिट कैसे निकालोगे कि जी Kb इक्वल टू में डेल्टा Tb अपॉन में मोलालिटी। डेल्टा Tb क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू टेंपरेचर ना, मतलब है तो टेंपरेचर ही, तो टेंपरेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, अपॉन मोलालिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी। जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन मोल इनवर्स केजी, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या तक समझ में आया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कि ये मोलालिटी के ऊपर कैसे डिपेंड किया, तो तुम क्या बताओगे कि जी यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता था, कि जितना हमने इसके अंदर अमाउंट ऐड किया है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर से यहां पर क्या कर दोगे कि जी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, मैं अगर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए देखें तो ये इस N1 को क्या कर देंगे हम, नेग्लिजिबल कर देंगे, है ना। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, तो जी K कांस्टेंट इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वो घूम के कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, K कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट मिलके क्या बना देंगे, K भी कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg इज कॉल्ड मोलालिटी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के इक्वल आ गए हमारा ये। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो हमें इस तरफ ले लेते हैं टेंपरेचर, इस तरफ ले लेते हैं वेपर प्रेशर। तो भाई मान लो इस टेंपरेचर के ऊपर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ये हमारे पास सॉल्वेंट अकेला। भाई टेंपरेचर बढ़ाते जाए तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता गया। अब मान लो हमने सॉल्यूशन ले लिया तो उतने ही टेंपरेचर पे सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम होगा, तुमने बताया था कि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का ही बढ़ेगा। तो तुम क्या बोलते हो कि यहां पर भी टेंजेंट डाल दो और यहां पर नीचे भी टेंजेंट डाल दो, तो ये जो बीच में डिफरेंस आएगा ना आपका, वो क्या होगा, डेल्टा Tb के इक्वल होगा। ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो इसके ऊपर से न्यूमेरिकल पूछे आपसे, तो न्यूमेरिकल में इतना ही पूछेगा कि भाई बताओ, मान लो हमें 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम कंपाउंड मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 0.1 केल्विन इंक्रीज हो जाता है, तो बताओ जो कंपाउंड मिलाया था उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन में तुम्हें बता रखा है कि जो जिस जैसा नाम आता है ना वो फार्मूला लिख दो बस। बॉइलिंग पॉइंट का नाम आ गया ना, तो मतलब डेल्टा Tb इक्वल टू में Kb गुणा में मोलालिटी लिख दो बस, अपने आप न्यूमेरिकल हो जाएगा। डेल्टा Tb अगले वाले ने बोल दिया कितना बढ़ना था, 0.1 केल्विन। ये Kb की वैल्यू दे भी सकता है, वरना याद भी रख लो वाटर के लिए, तो कितनी होती है 0.52। मोलालिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg 1। यहां से क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स।
फिर सब आगे पता ही आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास पता ही है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे इस तरीके से। तो ये था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे अगली वाली वीडियो में हमें जो बाकी की दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गई उनके बारे में डिस्कस करेंगे।